ये जो पेपर मेरे सामने देखो, जीएस सेकंड पेपर का जो आस्था आईएएस में टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी में सेकंड पेपर हमने लिया हुआ है, जो 29 तारीख को जो टेस्ट हुआ था। पेपर आपके सामने है, आप देख लीजिए इसको। ये ये पेपर है, ये 29/12 को पेपर हुआ है। 3 घंटे का पेपर रहा था, 300 नंबर का पेपर है ये, और हिंदी इंग्लिश दोनों में ये इंस्ट्रक्शंस थे। और आप जैसे जानते हैं, जीएस सेकंड पेपर में 4 टोटल विषय आपको पढ़ने होते हैं, जो 3 सेक्शन में 4 विषय पढ़ने होते हैं आपको। सेक्शन ए में इंडियन पॉलिटी है, सेक्शन बी में इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी है, और सेक्शन सी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये सब मिला करके और 114 और 72 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 114 नंबर का सेक्शन ए पॉलिटी से रिलेटेड है, 114 नंबर का सेक्शन बी इकोनॉमी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और 72 नंबर का 36 नंबर के 2 क्वेश्चन साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सेक्शन सी में है। ठीक है। और इस पेपर में जाएंगे तो जैसा बीपीएससी में पेपर होता है, बीपीएससी में मेंस का एग्जाम हो रहा है 68 से 68-69 में 2 मेंस का एग्जाम हो चुका है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, नए तरीके के जो क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें जाएंगे, जब से ऑप्शनल को हटाया गया, ऑप्शनल को क्वालिफाइंग बनाया गया, तो उसमें यहां पर भी आप देखेंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 5 शॉर्ट नोट्स है, और ऐसा ही 5 शॉर्ट नोट्स आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी में जाएंगे तो, और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 7, ये सब कंपलसरी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 जो इकोनॉमी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो 1, 4 और फिर 7 जो क्वेश्चन नंबर साइंस टेक्नोलॉजी वाला है, ये सब के सब कंपलसरी हैं। ठीक है, ये सब कंपलसरी पेपर हैं का, ये यहाँ पे 7 नंबर कंपलसरी है। ठीक है, तो 7 नंबर और फिर 8 नंबर, ठीक है, ये 7 नंबर कंपलसरी है। तो 3 आप जानते हैं कि जीएस सेकंड पेपर जो 300 नंबर का है, उसमें 3 क्वेश्चन कंपलसरी है जो शॉर्ट नोट्स हैं। कौन कौन से? एक क्वेश्चन नंबर 1 पॉलिटी से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 4 इकोनॉमी ज्योग्राफी से, और क्वेश्चन नंबर 7 साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये 3 क्वेश्चन कंपलसरी है, और तीनों में 5 क्वेश्चन है, कोई विकल्प नहीं है। 5 के 5 का आंसर करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में, फिर 4 में, और फिर 7 में। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के हैं जिसका कि आपको आंसर करना है। और उसके बाद सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से 2 लिखना है, सेक्शन बी में भी 4 दिया हुआ है क्वेश्चन जिसमें से 2 लिखना है, और सेक्शन सी में एक फुल लेंथ क्वेश्चन है जिसमें से कि आपको 1 लिखना है। अब इसमें जाएंगे तो पैटर्न आप समझ रहे हैं कि जैसे मान लो क्वेश्चन 8 नंबर भी मेरे सामने है, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें हमने ऑप्शन बढ़ा रखा था, वैसे क्वेश्चन का संख्या बढ़ा रखा था। तो इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे 8 नंबर में ए और बी है, तो इसमें से आपको 1 लिखना है इसमें से। ठीक है, तो एक जो इसमें से 8 नंबर में से 1 लिखना है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ, और एक थोड़े से विकल्प देने के लिए हमने क्या किया था कि इस पेपर में एक क्वेश्चन नंबर 9 भी इसमें दे रखा था। अदरवाइज आप जानते हैं कि टोटल क्वेश्चन की संख्या 8 होती है। क्लियर है? तो इसमें जाएंगे तो अब इसमें आ जाते हैं, तो 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक, जो ये पेपर है, इस पेपर में, ये जो पेपर, इसमें 2 तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एक शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आ रहा है, और दूसरा इसमें जाएंगे तो आपका ये फुल लेंथ वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करें, ये वाला मुख्य पक्ष आपके लिए है जो पेपर देते हैं। चूंकि आप समझ रहे हैं कि 15 शॉर्ट नोट्स है और 5 फुल लेंथ आपको लिखना है, तो 15 5 20 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, और 3 घंटे 180 मिनट के अंदर में। तो और अब यहाँ पे ये भी देखने की बात है कि भाई किस तरीके से हम इसमें प्रत्येक शॉर्ट नोट्स को और फुल लेंथ क्वेश्चन को एक वर्ड लिमिट इसका करें, जिससे कि हमारा 180 मिनट में हम सारे प्रश्नों को उत्तर लिख लें। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे जैसे कई बार परसेप्शन चलता है कि भाई जो बीपीएससी में 2 पेज मिला हुआ है शॉर्ट नोट्स के लिए, तो 2 पेज मिला हुआ है तो हम उसमें कितना वर्ड लिखें। तो अगर मान लो गलती से अगर कोई 150-200 वर्ड शॉर्ट नोट्स में लिख रहा है, अगर मैं 150 वर्ड्स भी मान लेता हूं, तो 15 शॉर्ट नोट्स हुआ, तो 15 शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या हुआ? 2250 वर्ड आप शॉर्ट नोट्स के लिए दिया आपने।
जो 38 नंबर के और 36 नंबर के जो फुल लेंथ क्वेश्चन है, आप उसमें जा रहे हैं, तो वहां पे सोच के देखो, वहां जो प्रश्न है उस प्रश्न में क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन में अगर आप 3 से 4 पेज अगर लिखते हैं, 4 पेज लिखते हैं, और 4 पेज में अगर 125 या 150 वर्ड एक पेज में लिखते हैं, तो पता चला कि 600 वर्ड हो गया, तो 3000 वर्ड वो हो गया। और 3000 वर्ड और 2250 टोटल हुआ करीब 5250 वर्ड हुआ। तो क्या 180 मिनट में आप 5200 5250 वर्ड लिख पाएंगे? तो मेरा मानना है कि नहीं लिख पाएंगे। क्लियर है? ऐसा ही यूपीएससी में भी है। यूपीएससी में आप जानते हैं कि 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स होता है और 10 क्वेश्चन बड़ा होता है। तो जो शॉर्ट नोट्स होता है 150 वर्ड्स का होता है, 10 तो 1500 वर्ड हुआ, और 10 क्वेश्चन 250 वर्ड्स के होते हैं, तो वो हुए 2500, तो टोटल 4000 वर्ड। तो यूपीएससी अपने 3 घंटे में 4000 वर्ड स्टूडेंट से लिखवाता है। तो बीपीएससी भी अपने 3 घंटे में अपने स्टूडेंट से 4000 से ज्यादा वर्ड नहीं लिखवा सकता है। तो अगर मान लो 1 मिनट यूपीएससी के ही मान लें कि 3 घंटे में आपको 4000 वर्ड लिखना है, तो ये 4000 वर्ड आप कैसे इस वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे लगता है कि 15 के 15 शॉर्ट नोट्स को आप 100-100 शब्द दे दीजिए। तो 15 के 15 शॉर्ट नोट्स को और 100-100 शब्द मैं दे देता हूं, तो 1500 वर्ड हो गया हमारे पास। अर्थात एक शॉर्ट नोट्स किसी भी हाल में 100 वर्ड से ज्यादा में नहीं होने चाहिए। अब जो बड़े क्वेश्चन, 5 जो बड़े क्वेश्चन हैं, अगर उसमें मान लीजिए मैं अगर उसमें 400-400 वर्ड ले लेता हूं, 400 वर्ड ले लेता हूं, तो 5 इंटू 4 2000 वर्ड हुआ। ठीक है, और 2000 वर्ड हुआ 3-3.5 पेज के आसपास। तो जाकर के 2000 वर्ड फुल लेंथ के और 1500 वर्ड शॉर्ट नोट्स के 3500 वर्ड हुआ। किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आगे पीछे करा करके 3500 से 4000 वर्ड आप लिखें। तो आपको क्या करना है यहां पे, फर्स्ट हमारी तरफ से सुझाव आपके लिए ये है कि आप जब जीएस पेपर 2 या जीएस पेपर 1 में जब आंसर अटेम्प्ट करने जाएं, तो शॉर्ट नोट्स को किसी भी हाल में 100 वर्ड से ज्यादा ना होने दें, और फुल लेंथ को किसी भी हाल में 400 वर्ड से ज्यादा ना होने दें। क्लियर है? अगर इतने वर्ड्स तब जाकर के 3500 वर्ड बनता है। और कोई थोड़ा तेज लिखता है, कोई धीरे लिखता है, ठीक है, तो तेज और धीरे लिखता है, तो इन दोनों के बीच में मैं अब दोनों के बीच में एक और ट्रिक अगर अपनाते हैं, तो कम शब्द के उपयोग करके भी आप प्रश्न का बड़ा क्वालिटी आंसर लिख पाएंगे। तो उसके लिए एक दूसरा सुझाव आपके लिए यह है कि जब भी उत्तर लिखने जाएं, चाहे शॉर्ट नोट्स लिखें चाहे फुल लेंथ लिखें, दोनों के दोनों में आपको अधिकतम डायग्राम का या पॉइंट्स का यूज करना चाहिए। उत्तर के बीच में पॉइंट्स और डायग्राम यूज करिए। हेडिंग दे दे करके मत लिखिए। हेडिंग का मतलब यह होता है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के कारण अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आप हेडिंग जैसे ग्रेजुएशन में लिखा जाता है वैसे मत लिखिए, आप पैरा में लिखिए। लेकिन जैसे ही उसके बाद एग्जाम्पल दे करके जो पॉइंट्स लिखने हैं, वो सारे पॉइंट्स को आप जैसे एक लाइन में 2-2 लाइन में आप उसको लिख दीजिए। कहीं जरूरत पड़ता है तो जैसे गूगल इमेज पे आप जाते हैं तो देखते हैं किसी भी टॉपिक को, जैसे जीएसटी में कुल 17 टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज किया गया, तो 17 आपको याद नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे, उसमें से कुछ को जो इंपॉर्टेंट है उसको आप एक साइड से सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक साइड से स्टेट गवर्नमेंट का, और बीच में जीएसटी वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स करके बीच में लिख दिया, और दोनों साइड से सेंटर और स्टेट के टैक्स को उसमें मर्ज कर दिया, एक डायग्राम बना दिया। ठीक है, उसी तरह से और भी जहां भी जीएसटी काउंसिल के बारे में कुछ लिखना है तो जीएसटी काउंसिल बीच में लिख दिया, जीएसटी काउंसिल, और उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं सबको आपने पॉइंट्स में लिख दिया, डायग्राम में लिख दिया। तो अब यहां पे सेकंड सुझाव आपके लिए यह है आंसर लिखने में कि फर्स्ट आप किसी भी हाल में शॉर्ट नोट्स को 100 वर्ड से ज्यादा नहीं और फुल लेंथ को 400 वर्ड से ज्यादा नहीं। सेकंड सुझाव इसमें से यह आपके लिए आ रहा है कि आप उत्तर लिखते समय चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो चाहे फुल लेंथ हो, आप किसी भी हाल में कोशिश करिए कि अधिक से अधिक डायग्राम यूज होगा तो उससे पेज भी भरता है, और साथ में एक कहा जाता है क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट भी शो होता है। और एग्जामिनर को जब उनके स्क्रीन पर जब कॉपी आएगा स्कैन होकर के, तो जब वो चेक करने जाएंगे तो उनको आपके उत्तर के प्रति ओपिनियन बनाना भी उनके लिए आसान हो जाएगा। आप जो लिखना चाहते हैं उस कंटेंट की विजिबिलिटी भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्वालिफाई करने के लिए अगर आप अपने आप को वर्ड लिमिट के लिए अपने आप को डिसिप्लिन रखें और डायग्राम का अधिकतम यूज करेंगे, तो आपको मेंस क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है।
ये जो पीछे का हमारा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस में मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी कोशिश होनी चाहिए उत्तर देने में। और इसी बात का आपको प्रैक्टिस भी, आप टेस्ट सीरीज क्यों दे रहे हैं? टेस्ट सीरीज हम आपको मेंस क्वालिफाई नहीं करा रहे हैं। आस्था आईएएस में अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि यहां से जो मार्क्स मिलता है उस मार्क्स से आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। ये जो आस्था आईएएस में जो टेस्ट सीरीज है या किसी अन्य संस्था में जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसके कुछ सर्टेन उद्देश्य होते हैं जिसको कि हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और एक सीरियस कैंडिडेट इन बातों को हमेशा ध्यान में रखता है। नंबर 1, ये जो टेस्ट होता है वो टेस्ट आप अपने जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को जो जो आपने याद किया, जो आपने पढ़ा, अब आप और पेपर दोनों सामने हैं और कॉपी आपके सामने है, तो ऐसी स्थिति में वो नॉलेज यहां किस तरह से यूज होगा, ये नॉलेज यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका याद एग्जाम हॉल में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक ये टेस्ट होता है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। दूसरा होता है कि क्वेश्चन के डिमांड को पहचान करके आप क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग कंटेंट वहां पे प्लेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप क्वेश्चन की शुरुआत ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक से लिख पा रहे हैं कि नहीं, वे फॉरवर्ड ठीक से लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग कंटेंट दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, अर्थात अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, ठीक है, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। तो ये भी आपको खुद ही, माने ये इंट्रा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ये पहला वाला भी इंट्रा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। इंट्रा माने खुद से आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जब पेपर आपके सामने आ रहा है कि आपका नॉलेज एग्जाम हॉल में काम आ रहा है कि नहीं। और आस्था आईएएस के टेस्ट में अगर नॉलेज काम नहीं आ रहा है तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में आपका नॉलेज काम आ जाएगा, ठीक है? तो इसलिए फर्स्ट आप क्या चेक कर रहे हैं कि आपका नॉलेज काम आ रहा है कि नहीं। दूसरा, आप क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग कंटेंट प्लेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सेकंड जो ऑब्जर्वेशन होता है। और थर्ड जो इसमें आता है, थर्ड, कि ये दोनों चीजों को करने में आपको कितना अच्छा लग रहा है, हाउ यू आर फीलिंग। आपको जैसे जब लिखते रहते हैं तो मन में दोनों तरह का, एक टेंशन भी होता है और दूसरा होता है खुशी होती है, तो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, हाउ यू आर फीलिंग, ठीक है? तो ये तीन चीज हो गया। ये तीन चीज जब आप जज कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि टेस्ट सीरीज का काम पूरा हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया। आपने क्या जिस बात के लिए टेस्ट सीरीज देने आस्था आईएएस में या कहीं गए थे, आपको उसका एहसास हो चुका है। अब उसके बाद की बातें, ठीक है, कि कॉपी चेक करके आपको मार्क्स थोड़ा ज्यादा मिल गया, थोड़ा कम मिल गया और कैसा हुआ, वो बाद की बातें हैं, ठीक है? वो उसका उतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है जो आपने फील किया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जिसमें कि आप खुद जज ना कर सके कि आपने अच्छा लिखा है कि खराब लिखा है। कोई चेक करके दे देता है, चेक करके आसानी से दिया ही जाएगा, या उस उत्तर में क्या रहेगा, क्या कंटेंट के कोर कंटेंट रहेंगे, वो तो हम यहां से दिया ही जा रहा है, ठीक है? तो ये दोनों बातें, लेकिन ये जो तीन बातें हमने कही, वो तीन बातों से टेस्ट सीरीज का पर्पस पूरा हो जाता है। एक सिंसियर कैंडिडेट इन्हीं तीन बातों के लिए टेस्ट सीरीज देता है। और फिर वही बात है कि एक और, कि कई बार एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि बीपीएससी मेंस का एग्जाम दो बार नहीं मिलता है, एक ही बार आपको जीएस पेपर 1 देने जाएंगे तो वो एक ही बार होगा, दोबारा नहीं होगा। सेकंड पेपर एक ही बार होगा, इससे एक ही बार होगा, दोबारा नहीं होगा। लेकिन यहां तो आस्था आईएएस में तो ये 15 बार होगा। तो 15 बार होगा तो हर बार आके बस रूटीन में आकर के लिख जाएं, या हर बार उत्तर लिखने में कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करें। तो मेरा सुझाव यह है कि उत्तर लिखने में आप जरूर एक्सपेरिमेंटेशन करिए, प्रयोग करिए। या इस बार हम सर्किल वाला डायग्राम यूज कर रहे हैं तो अगली बार हम रेक्टेंगल वाला डायग्राम यूज करेंगे, तो अगली बार हम सेम उसी कंटेंट को कैसे हम अच्छे से परोसें, ये परोसने वाला जो काम है, ये इसके साथ जरूर एक्सपेरिमेंटेशन करिए। पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में इस बार अच्छे से नहीं कर पाया, इस बार अच्छे से करेंगे, इस बार अच्छे से नहीं कर पाया, मुझे इसको ऐसे करना चाहिए, माने इन्वॉल्वमेंट इन प्रोसेस ऑफ आंसर राइटिंग, ये भी करिएगा। तो हमने इस प्रोसेस में आपको 4 बातें बताया कि जो कि आप टेस्ट देते समय ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी बात? कंटेंट यूज, जो आपने याद किया वो यूज हो रहा है कि नहीं, प्रश्न के डिमांड के अकॉर्डिंग आप आंसर को प्लेस कर पा रहे हैं कि नहीं, जो तीसरा है एग्जाम देते समय आपको कैसा लग रहा था, और चौथी बात जो अभी आपको बताया, ठीक है? तो ये 4 बातें आप ध्यान में रखिए, रख करके ये जो आस्था आईएएस का टेस्ट है वो दीजिए। और बाकी जो हम यहाँ पे आस्था आईएएस में, तो आपको पेपर, और पेपर में, पेपर के बाद मॉडल आंसर, वो तो साथ साथ हो जाता है। डिस्कशन इसलिए थोड़ा रोक के रखा था कि भाई कम से कुछ और लोग हो जाएं तो डिस्कशन किया जाए।
ठीक है? चूँकि आप समझ रहे हैं बीपीएससी 70 के पीटी के एग्ज़ाम के बाद काफ़ी हौच-पौच की स्थिति है, तो जिनका 90 के ऊपर गया है, वो सब कन्फ्यूज़्ड है कि होगा कि नहीं होगा और कितना कट ऑफ जाएगा इसको लेकर के जो कन्फ्यूज़न है। ख़ैर, तो अब ये बातें हमने बताई। अब जब आप आंसर लिखने के लेवल पे आते हैं, तो हम इस पेपर का जो भी डिस्कशन में, चूँकि मॉडल पेपर हम लोग मॉडल कंटेंट जो कंटेंट है, वो कंटेंट दे रहे हैं। हर क्वेश्चन में क्या लिखा जाना चाहिए, वो हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हर कंटेंट पे तो हम नहीं जाएँगे डिस्कस करने के लिए, लेकिन किस क्वेश्चन में का कैसे आप उसको अप्रोच करेंगे, ये हम बता रहे हैं। ठीक है? तो देखो 2 बातें, एक शॉर्ट नोट्स को लेकर के कन्फ्यूजन ये चल रहा है कि बीपीएससी में जो कॉपी चेक हो रहा है, उसमें क्या शॉर्ट नोट्स में भी इंट्रोडक्शन लिखें? शॉर्ट नोट्स में भी वे फॉर कंक्लूजन लिखें? या शॉर्ट नोट्स की जो बात है, उसको सीधे फेंक दें? तो यूपीएससी में क्या होता था या बाकी जगहों पे, जैसे राजस्थान में भी या झारखंड में भी या कई जगहों पे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, उस शॉर्ट नोट्स में जनरली इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जाता है, कंक्लूजन नहीं लिखा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर पूछा हुआ है, तो सीधे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जुड़ी हुई बातों को जो कॉपी में होता है, उसमें फेंक देते हैं, उससे जुड़ी हुई। महात्मा गांधी के ऊपर कुछ फिक्र लिखने के लिए दिया हुआ है, सीधे फेंक देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर है, सीधे उसको उत्तर में फेंक देते हैं, कंटेंट को फेंक देते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन या वे फॉरवर्ड नहीं लिखा जाता है। लेकिन बीपीएससी में ऐसा देखा गया है कि यहां पर आपको 2 लाइन, अब 100 वर्ड्स ही है उस उत्तर को, उसका उस प्रश्न के उत्तर को देने के लिए। तो मान लो इंट्रोडक्शन में आप समरी लिखते हैं, वे फॉरवर्ड में आप आगे के लिए उसी समरी का आगे की प्रक्रिया लिखते हैं, और बीच में जो समरी लिखे हैं उसी का एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, तो कई बार बातें रिपीट होती हैं। ठीक है? और आप जानते हैं कि कोई अच्छा आंसर लिखने के लिए ना तो कोई सेंटेंस रिपीट होना चाहिए, ना तो कंसेप्ट रिपीट होना चाहिए। सेंटेंस भी नहीं रिपीट होना चाहिए, कंसेप्ट भी नहीं रिपीट होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर 100 वर्ड्स ही हमारे पास है, और 100 वर्ड्स में अगर हम इंट्रोडक्शन अगर 25-30 वर्ड लिख दें, 25-30 वर्ड में कंक्लूजन लिख दें, तो 50-60 वर्ड तो यही हो गया। और 50-60 तो 40 वर्ड, बीच वाला जो 40-50 वर्ड है, उसमें कहां से हम प्रश्न के उत्तर को, उन्हीं बातों को जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा और कंक्लूजन में लिखा, उन्हीं बातों को फिर बॉडी के रूप में लिखें, तब तो एक ही चीज 3 बार हो गया। लेकिन अब क्या किया जाए, जैसा बीपीएससी का है उसके अकॉर्डिंग, तो यहां पे ये है कि भाई जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का के बारे में कम से कम 2-3 सेंटेंस, 15-17 शब्द के आसपास का एक एक इंट्रोडक्शन बना दीजिए आप। ठीक है? और उसके बाद कंक्लूजन में भी एक 2 लाइन का वे फॉरवर्ड कि इस प्रकार राज्यपाल के माध्यम से राज्य में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाता है। इन दिस वे, विद द यूज ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नर, ठीक है, अ गुड गवर्नेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइंग टू एंश्योर गुड गवर्नेंस इन ए स्टेट। ठीक है? इस तरह से 1-2 लाइन में चीजों को लिख दीजिए। क्वेश्चन का जवाब बीच में लिखिए आप शॉर्ट नोट्स में, चाहे डायग्राम बना के लिख दीजिए, चाहे सीधे लिख दीजिए। ठीक है? तो ये इसमें से एक इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पे एक और चीज है आंसर लिखने में, कि भाई हम जैसे मान लो पॉलिटी का आंसर लिखने जा रहे हैं, इकोनॉमी का आंसर लिखने जा रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे 2 बातें मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर पेपर को, जो पेपर है, पेपर को लेकर के आपको डिस्कस कर देता हूं। एक बात है कि जो पॉलिटी का आंसर है, उस पॉलिटी के आंसर में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है कि जो एनालिसिस प्रश्न के मांग को आप प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे कहा जाता है कि तथ्यात्मक विश्लेषण होना चाहिए, एनालिसिस विथ फैक्ट होना चाहिए, एनालिसिस विथ लॉजिक होना चाहिए, केवल एनालिसिस नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी बहुत महान थे, महात्मा गांधी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, महात्मा गांधी नहीं रहते, महात्मा गांधी का देश की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी का होना जरूरी था, इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं होता है, ये सब काट दिया जाता है। आप जो भी लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट यूज करेंगे, दैट विल बी सपोर्टेड बाय अ सर्टेन फैक्ट। और पॉलिटी के आंसर में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि पॉलिटी के आंसर में जरूर आने चाहिए। ठीक है? एक जो पहला होता है रेफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहां का वो टॉपिक है। जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करें, कास्ट ऑफ पॉलिटिक्स की बात करें, या मान लीजिए पंचायत की बात करें, या उसी तरह से रिजर्वेशन की बात करें। ठीक है? तो जब भी इस तरह के टॉपिक की, रिजर्वेशन का ही एग्जांपल अगर ले लें, तो जब भी रिजर्वेशन की बात आए, से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, तो उसमें निश्चित रूप से एक प्रियम्बल में जो न्याय की बात की गई है, न्याय, समानता, ठीक है, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और न्याय की बात की गई है, समानता और न्याय की जो बात की गई है, तो उसका एक लाइन का रेफरेंस ले लिया। उसके बाद आर्टिकल 15-16 का रेफरेंस ले लिया।
ठीक है। उसी बात पंचायती राज में जो 243 है, उसमें जो पंचायत और नगर पालिका में जो रिजर्वेशन है उसका रेफरेंस ले लिया, और फिर उधर जो 330 और 332 है, जिसमें विधानसभा लोकसभा में जो रिजर्वेशन वाली बात है SC ST के लिए, और अभी मातृवंदन योजना है उसको लेकर के, तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो जब भी रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई उत्तर लिखेंगे तो ये सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। एक बात। जो दूसरी बात, तो सेकंड जो रेफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर अगर कोई कानून बना है, तो कोई लेजिस्लेशन है, तो जैसे जनप्रतिनिधित्व कानून है, इलेक्शन में जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, तो इसको लेकर के, या फिर उसी तरह से पंचायती राज को लेकर के 243 के बेस पर बिहार में पंचायती राज कानून बनाया गया। ठीक है, तो ये तो कानून का रेफरेंस लेना। तो सेकंड क्या हुआ, फर्स्ट इसमें क्या हुआ, रेफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या हुआ, रेफरेंस ऑफ लेजिस्लेशन। थर्ड पार्ट क्या होना चाहिए, हमेशा पॉलिटिकल आंसर में कोई अगर जजमेंट है, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट का चाहे हाई कोर्ट का, जैसे केशवानंद का है, चाहे गोलकनाथ का है, चाहे अभी हाल फिलहाल में कोई इस तरह का जजमेंट अगर आया है तो उसका, ठीक है, आप रेफरेंस ले लेंगे। तो थर्ड कौन सा हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हुआ लेजिस्लेशन, और तीसरा हुआ फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कोई उनका जजमेंट है तो उसका रेफरेंस। और फोर्थ फिर होता है कि अदर एजेंसीज में आता है, जैसे ह्यूमन राइट्स का है, या फिर मान लीजिए कोई योजना आयोग का है, किसी नीति आयोग का है, या इस तरह से, या कोई एजेंसीज है न्यूज का, मीडिया का, उसको लेकर के। तो ये तो चार बातों का रेफरेंस आपको हमेशा उत्तर में लेना होता है। ठीक है, कौन कौन से, कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, जब जजमेंट्स, और चौथा कोई ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कुछ अगर है तो इन चार बातों को लेकर के पॉलिटी में। उसी तरह से इकोनॉमी में जाते हैं, तो इकोनॉमी में भी आपको बजट का रेफरेंस लेना होता है, इकोनॉमिक सर्वे का रेफरेंस लेना होता है, कोई RBI के गवर्नर ने कुछ कहा है तो उसका रेफरेंस लेना होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनका रेफरेंस लेते हुए आपको रिप्लाई करना होगा इकोनॉमी का। ज्योग्राफी में जा रहे हैं तो ज्योग्राफी में निश्चित रूप से जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहीं भी यूज हो सकता है, डिजास्टर है तो साइंस टेक्नोलॉजी, मॉनसून है तो साइंस टेक्नोलॉजी, या उसी तरह से कोई मान लीजिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई है तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का, इस तरह का यूज जरूर कर लेंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कुछ नेविगेशन वगैरह का कुछ हो रहा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वहां पे ज्योग्राफिकल स्टडी में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का रेफरेंस जरूर आप ले लें। ठीक है, तो एक बात इसमें से ये आता है उत्तर लिखने के दौरान। अब यहां पे जो सेकंड पॉइंट एक और उत्तर लिखने के दौरान जो आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन की मांग को पहचानेंगे। क्वेश्चन की मांग को पहचानने का मतलब ये हुआ है कि अब इसी में जैसे मान लो मैं जाऊं तो इसमें जाता हूं, बड़ा क्वेश्चन कोई ले लेता हूं। ठीक है, अब मान लो जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, राजनीति का अपराधीकरण किसको कहते हैं, इसके कारण, दुष्प्रभाव और रोकने के लिए चुनाव सुधारों की चर्चा करें। ठीक है, व्हाट इज द कॉल्ड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, डिस्कस इट्स कॉजेज, इल इफेक्ट्स एंड इलेक्शन रिफॉर्म्स टू स्टॉप इट। ठीक है, तो अब इसमें आप जाइए तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें कितनी बातें हैं। तो एक इसमें है फर्स्ट राजनीति का, फर्स्ट इसमें देखो, फर्स्ट है राजनीति का अपराधीकरण, क्वेश्चन में एक ये पक्ष ये हुआ, क्वेश्चन का डिमांड है। दूसरा है इसके कारण, दूसरा हुआ। तीसरा हुआ इसका दुष्प्रभाव, 3, और इसको रोकने के लिए चुनाव सुधार, ये हुआ 4। तो इस प्रश्न में जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि टोटल 4 डिमांड है क्वेश्चन में। तो हमने हर क्वेश्चन में इस पहले इन चीजों को हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या डिमांड है। चलो एक ये हुआ, इसका प्रैक्टिस आप करिएगा क्वेश्चन के डिमांड को पहचानने के लिए, और क्वेश्चन के डिमांड को जब पहचान जाएंगे तो उसके बाद फिर कंटेंट आपको याद आने लगता है। ठीक है, उसी तरह से चलो इसको छोड़ देते हैं, दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कैसे इन चीजों को पहचानेंगे, तो आप देखिए इसमें देखो कैसे। अब ले लो जैसे दूसरा क्वेश्चन, ये इसी को ले लेते हैं, ऊपर वाला जो व्हाट इज मींट बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, क्या मैंने इसमें, तो एक पार्ट इसका क्या हो गया, न्यायिक सक्रियता एक हो गया, का क्या अर्थ, इसके बारे में बताइए। राजनीति के प्रचालन के संदर्भ में इसकी भूमिका, माने भूमिका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशियल। ठीक है, और तीसरा पूछा हुआ मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका प्लस भी बताइए, इसके चैलेंजेस भी बताइए, और लास्ट में इसका एक वे फॉरवर्ड उपाय तो आपको बताना ही होगा। ठीक है, तो 3 पार्ट इसमें है। एक है कि जुडिशियल एक्टिविज्म, दूसरा पार्ट है उसका रोल, और तीसरा पार्ट है इसका
रिव्यू में प्लस माइनस और वे फॉरवर्ड, तो इस तरह के तरीके से जाते हैं। तो यहां पर भी एक तरह से 5 भाग हो गया। कौन कौन सा? 1, 2, प्लस वाला 3, निगेटिव वाला 4 और वे फॉरवर्ड 5 जो सुझाव वाला है। तो इस तरीके से आपके सामने जब आपको आदत हो जाएगा क्वेश्चन को ब्रेक करना और ब्रेक करके उसके उत्तर को लिखने का, ठीक है, क्वेश्चन को ब्रेक करके प्रश्न के क्वेश्चन के डिमांड को समझने का, तो आपका 60-70% काम वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। और वहां से एक फायदा क्या, फिर अब उसके बाद आता है कि जब हम चैलेंजेस को पहचान लिए, अब आगे क्या करें। आगे में फिर यहां पे मैं बता रहा हूं कि क्या करेंगे। एक आता है कि 5 पार्ट हमने इसमें आइडेंटिफाई किया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 4 पार्ट आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिफाई किया, इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को जो आइडेंटिफाई किया कि जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, ये पांचों का समरी इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। कैसे, इसमें कैसे लिखेंगे इसको, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं तो, ठीक है। तो एक सेंटेंस जैसे लिखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जा 3 स्तंभ निर्धारित हैं, ठीक है। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका बता दिया, उसमें 3 स्तंभ निर्धारित हैं। तीनों के में तीनों एक दूसरे से क्या है, तीनों के लिए संवैधानिक आधार पे तीनों के गठन, कार्य निष्पादन की प्रक्रिया को संवैधानिक आधार पर वर्णित किया गया है, और उसी में एक लाइन लिख देंगे कि न्यायपालिका के लिए, न्यायपालिका में 2 मुख्य रूप से जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, उसमें आप 124 से लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है, और उधर जाते हैं तो फिर 214 से लेकर के 214 से जो हाई कोर्ट है, उसका रेफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तीनों में बेहतर तालमेल की उम्मीद, तीनों स्तंभों में बेहतर तालमेल की कोशिश की जाती, लोकतंत्र की सफलता के लिए बेहतर तालमेल की कोशिश की जाती है। किंतु पिछले दिनों में न्यायपालिका द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में काफी सक्रियता देखने को मिला है। इसके कारण इसका सकारात्मक पक्ष भी है, इसकी सीमाएं भी हैं, और निश्चित रूप से इसको दूर करने के लिए उपाय भी आवश्यक है, जिससे कि तीनों स्तंभ अपने अपने दायरे में रहते हुए सक्रियता से कार्य कर सकें। क्लियर है? तो इस तरीके से एक कॉम्पैक्ट एक इंट्रोडक्शन बन जाएगा, जिसमें क्वेश्चन के जो भी पार्ट है सब उसमें आ जाएगा। अब पैरा चेंज करके फिर अब इसको जुडिशियल एक्टिविज्म को क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड इन बिटवीन, माने न्यायपालिका के जो कार्य एवं दायित्वों का भारत के संविधान के इस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। उसके गठन और उसके कार्य की प्रक्रिया को यहां उल्लेख किया गया, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ, हाई कोर्ट का यहाँ, निचली न्यायालय भी, नीचे की न्यायालय भी राज्य स्तर पर जिला स्तर पर कार्य करती हैं। लिख दिया इसको, और उसमें जाएंगे तो अगर आप थोड़ा सा अगर लिखना चाहते हैं तो उसी में लिख देंगे कि न्यायपालिका से, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जो उनके क्या कार्य, किस तरह के कार्य की उम्मीद की जाती है, कि वो क्या, जैसे अनुच्छेद 32, 226 के तहत कौन कौन से कार्य वो करते हैं, संक्षेप में उसका एक पैरा में लिख देंगे। पिछले दिनों में विभिन्न कारणों से न्यायिक सक्रियता की स्थिति उत्पन्न हुई है, कारण लिख देंगे और फिर उदाहरण उसका दे देंगे, और फिर उसके बाद उसका सकारात्मक लिख देंगे। इस प्रकार के उदाहरणों के अनेक सकारात्मक पक्ष हैं, देयर आर मेनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, और फिर उसके बाद लिमिटेशंस, इसके इस प्रकार के पॉजिटिव के साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। और लिमिटेशंस में जानते हैं कि जैसे कई बार होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है, हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है, उसका इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्ट होता है। उसी में कई बार आता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत ज्यादा एक्टिव रहने से जो एजुकेटिव है या इवन लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं, जो लेजिस्लेशन है, उसमें भी वो डिपेंडेंसी उनकी बढ़ जाती है। उनको हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस उनका कम हो जाता है। उनको ये लगने लगता है कि पता नहीं कोई भी काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं टिकेगा कि नहीं, हाई कोर्ट में टिकेगा कि नहीं, वो खारिज कर देंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो कई बार इनके डिसीजन के ऊपर ही उनकी अपनी प्रायोरिटी, अपनी तरफ से कोशिश करने की, अपनी तरफ से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है या डिसीजन मेकिंग है, वो रुक जाता है। उनकी तरफ से इनिशिएटिव की जो उनकी क्षमता होती है रुक जाती है, क्योंकि उनको ये संदेह हो जाता है कि पता नहीं हाई कोर्ट में ये रुकेगा कि नहीं, टिकेगा कि नहीं टिकेगा, आर्टिकल 32, 226 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बातें हो जाती हैं। तो ये लिमिटेशंस हुआ। फिर वे फॉरवर्ड में जाते हैं, और वे फॉरवर्ड में लेजिस्लेशन के लिए सुझाव, एजुकेटिव के लिए सुझाव, और फिर जुडिशरी के लिए भी सुझाव, और लास्ट में 2 लाइन लिख करके तीनों को सही तालमेल, बेहतर तालमेल के साथ सक्रियता से काम करने चाहिए, जिससे कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके।
इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन का उत्तर अगर लिखते हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से मान लो कोई एक शॉर्ट नोट्स ही ले ले, इस तरफ से शॉर्ट नोट्स का ले लीजिए, इकोनॉमी ज्योग्राफी वाले साइड से। इसमें जैसे ये जो सेक्शन बी है, इसका शॉर्ट नोट्स ले लीजिए। एक जैसे शॉर्ट नोट से, भारत में कृषि उत्पादकता निम्न बनी हुई है, इस परिस्थिति के कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया रिमेन्स लो, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर दिस सिचुएशन। ये क्वेश्चन एक शॉर्ट नोट्स आया हुआ है, हमने पहले ही बताया है कि आप इसको 100 वर्ड्स में ही लिखेंगे। और 100 वर्ड्स में कैसे क्या लिखेंगे इसमें, तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या चीज है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, और दूसरा है इसमें कि इसके कारण क्या है। ठीक है, तो उसमें ये आता है कि जैसे जब शॉर्ट नोट्स लिखने जाएंगे तो हमने कहा कि 2 लाइन 3 लाइन का तो एक आपको इंट्रोडक्शन तो बनाना ही पड़ेगा, बीपीएससी का ही डिमांड रह गया है, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग तो इसमें सीधे लिख देंगे कि प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इज नेसेसरी टू मीट आउट फूड ग्रेन्स रिक्वायरमेंट या इंक्रीज फूड ग्रेन्स रिक्वायरमेंट फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे एक लाइन लिख दिया कि कृषि उत्पादकता उत्पादन में वृद्धि बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, भारत में विभिन्न कारणों से उत्पादकता कम रहा है, और क्या करेंगे, एक ब्लॉक बना देंगे, उत्पादकता, कृषि उत्पादकता कम होने के कारण। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण, और वो कारणों में ये सब लिख देंगे, प्री हार्वेस्ट, हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट जो जो कारण है, अपने मेंस के क्लास में ये सब खूब डिटेल में लिखवाया गया है। ठीक है, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होने के क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो उसको लिख दिया, और उसी में फिर आ जाता है, जब कारण को स्पष्ट कीजिए तो साथ में जब डायग्राम बना के लिख दिया और नीचे लिख दिया, इन कारणों को दूर करके केंद्र और राज्य स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से इन कारणों को दूर करके भारत में अनाज के उत्पादन या फल सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। पिछले दिनों में किए गए इस प्रकार के उपाय के कारण वर्तमान में भारत में कुल अनाज का उत्पादन 33 करोड़ टन है, फल सब्जियों का उत्पादन 35 करोड़ टन है, दूध का उत्पादन 23 करोड़ टन है। इस तरह से 2-3 फैक्ट उसमें डाल देंगे, आपका शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। तो शुरू का 2 सेंटेंस, बीच में डायग्राम, प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण, और फिर उसके कम होने के उसको दूर करने के लिए कुछ संक्षेप में उपाय, और फिर उसी इन उपायों के कारण भारत में अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की ये स्थिति है। ठीक है, तो ऐसा इसमें आप लिख देंगे। उसके बाद जाते हैं तो फिर अब मान लो जैसे साइंस टेक्नोलॉजी का ही ले लें कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन ने भारत में परिवहन के विभिन्न रूपों में एक बड़ा बदलाव पैदा कर दिया है। आप इस विचार से कहां तक सहमत हैं, वो दें। अच्छा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। इकोनॉमी में आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो यहां बोल रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज है बॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में 5 तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एक है रोड का, दूसरा है रेलवे का, तीसरा है सिविल एविएशन का, चौथा है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, और अब एक नया आया है रोपवे वाला, पर्वतमाला स्कीम चलाई जा रहा है। तो इनमें सब में एक एक दो दो टेक्नोलॉजी का यूज दिखा करके आप चाहेंगे तो बड़ा बदलाव पैदा कर दिया है। जो चेंज आया है, फिर उसमें जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, नेविगेशन का है या जीपीएस वगैरह का जो यूज है, इस तरह के टेक्नोलॉजी, ई व्हीकल्स को यूज करके, उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी वाले मानक को जैसे कवच का यूज करके, तो टेक्नोलॉजी को यूज करके आपने क्या किया है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों रिक्वायरमेंट्स को आपने पूरा करने के लिए, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के पार्ट को पहचान करके उसका उत्तर लिखेंगे तो उत्तर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे फिर जैसा होगा, जैसा सेक्शनल होगा तो अलग अलग टीचर, मैं भी अपने साइड से, टीचर भी, लेकिन जो हमारा डिस्कशन का मोड होगा, क्योंकि प्रश्न 20-20 प्रश्न है, 20 प्रश्न का उत्तर मॉडल के रूप में उत्तर मिलेगा, और अप्रोच के बारे में आपको डिस्कशन होगा। ठीक है, तो ये हम लोग आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, तो इस पेपर में, इस डिस्कशन में इतना ही, फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। थैंक यू।